तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो मिल्की वे है इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स है और हम महज उसका एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। और इस तरह की अब तक जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जो अंदाजा लगाया गया है कि कितनी इस तरह की गैलेक्सीज होंगी, वो मैंने आपको बताया, वो आपके पास है 30 खरब। यानी 30 खरब आपके पास गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सीज में आपके पास बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं। तो आप सोचें आपकी जो यूनिवर्स है वो कितनी बड़ी है और हमारी उसमें मतलब क्या हैसियत है। और फिर हम यहाँ पर अगर आप गौर करें हम किन चीजों के ऊपर हम लड़ रहे होते हैं, मतलब पूरी यूनिवर्स का उससे आप कंपैरिजन करें, हमें 2 गज की कब्र में जाना है, मतलब कुछ भी हैसियत नहीं है हमारी इस यूनिवर्स के अंदर। तो उसमें मतलब ये आपके हम्बलनेस के लिए कि आप इन बातों पे अगर गौर करें तो आप देखेंगे जो कायनात है इतनी बड़ी, हम अपनी मिल्की वे को हम डिस्कवर नहीं कर सके। तो बाकी 30 खरब कायनातों को, 30 खरब आप गैलेक्सीज को छोड़ें, हमारी मिल्की वे में अब तक जो हमें सबसे बड़ा स्टार हमने जो दरियाफ्त किया है उसकी जो मास है ना वो 300 अर्थ के बराबर है, 300 अर्थ। अब तक जो हमने डिस्कवर किया सबसे बड़ा स्टार अपनी मिल्की वे में, उसकी जो मास है वो 300 हमारी दुनिया की 300 गुना कमियत के बराबर है। और उसका साइज इतना बड़ा है कि अगर आप एक जेट जहाज में बैठे और वो जेट जहाज जो है 1200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रहा हो, तो पूरे उस सितारे के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में आपको 1500 साल लगेंगे। यानी आपकी नस्लें उसी एक जहाज के अंदर ही आपकी कितनी नस्लें खत्म हो जाएंगी सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, इतना बड़ा है। लेकिन अभी ये वो है जो अब तक हमने डिस्कवर किया अपने नेबरहुड में। अब पता नहीं इससे बड़े बड़े कितने प्लैनेट और असाम इस यूनिवर्स में मौजूद है। तो स्काई इज द लिमिट जो हम कहते हैं ना, ये चीज उससे भी आगे की चीज है। तो चले दोबारा इस क्वेश्चन पर आप आ जाए। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो इसमें आपके पास जो हाँ, तो ये एक्सरसाइज 11.8 तो हमने कर ली थी। अब ये आपको मैंने सर स्काई वाला 500 ईयर। हाँ, तो अब इसमें अब ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है आपकी, आपके पास टेलीस्कोप manufacturer wants its telescope to have standard deviation in resolution to be significantly below 2। उसका जो डेविएशन होना चाहिए रेजोल्यूशन में लेस देन 2 होना चाहिए। लेस देन 2 से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये लेफ्ट हेल्ड टाइप का टेस्ट बनेगा यहाँ पे। When focusing on objects 500 light years away, तो when a new telescope is used to focus on an object 500 light years away 30 times, तो एक नई आपके पास टेलीस्कोप है उसको यूज करता है 30 टाइम्स। तो कितनी दफा यूज हो रहा है? सैंपल साइज है आपके पास n इज इक्वल टू 30 है, तो जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन टर्न्स आउट टू बी 1.46। तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, ऐसे वेरिएंस नहीं है, ऐसे ऐसे 1.46। और जो पॉपुलेशन का आपको दिया हुआ है सिग्मा वो 2 है। तो अल्फा हमने 0.01 यूज करना है। अब हमने स्ट्रेट एक्सप्लिसिट नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस और टेस्ट योर हाइपोथेसिस एट द अल्फा 0.01 लेवल एंड स्टेट एंड एक्सप्लिसिट कंक्लूजन। तो पूरा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना है, तीनों पार्ट्स करते हैं। तो उसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो सिग्मा है वो 2 है या जो वेरिएंस है वो 4 है। दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में या वेरिएंस की फॉर्म में। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? वो किस चीज में इंटरेस्टेड है कि जो वेरिएंस होना चाहिए वो बिलो 2 होना चाहिए, तो ये लेस देन की फॉर्म में। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि सिग्मा इज लेस देन 2 या वेरिएंस इज लेस देन 4। तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, अल्फा आपको दिया हुआ 0.01। रिजेक्शन रीजन जो होगा सारा लेफ्ट टेल में होगा। तो अब स्टेप 2 में हम आ जाते हैं। हमें पता है जो एक का स्क्वायर, एक आपके पास सैंपल वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, तो हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। इसमें जो आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो लाइज इन लेफ्ट टेल, जिसका एरिया अल्फा के बराबर है 0.01। ये डायग्राम दिखा दी, ये आपको का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिए। राइट स्क्यूड है लेफ्ट टेल में, ये इसका रिजेक्शन रीजन है, ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, ये क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू है। तो अब ये क्रिटिकल वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करते हैं? टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू वी शुड नो डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 30 -1। तो ये आपके पास 29 और एरिया टू दी राइट। अब ये जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू याद रखिए, ये एरिया टू दी लेफ्ट है, ये हमें नहीं चाहिए, एरिया टू दी राइट चाहिए। तो राइट पे एरिया कितना है? ये एक्सेप्टेंस रीजन के बराबर है 0.99। तो क्रिटिकल वैल्यू में हम का स्क्वायर टेबल में जाएंगे, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 और एरिया टू दी राइट 0.9 है, वहां से हम उसको पढ़ लेंगे। आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, का स्क्वायर टेबल आपको पढ़ना आता है। ये आपने एक क्रिटिकल वैल्यू निकाली। अब आ जाए स्टेप 3। अब हम अपना जो सैंपल का डेटा है उस सैंपल का स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, जो किसके बराबर होती है? n-1 s स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। n 30 है, s स्क्वायर 1.46। याद रखें हमें s दिया हुआ है, s स्क्वायर नहीं दिया हुआ। s हमें दिया हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने 1.46 रख के स्क्वायर कर लिया। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में सिग्मा आपको दिया हुआ 2
तो 2 रख के स्क्वायर कर लें, डायरेक्ट सिग्मा स्क्वायर 4 रख दें, तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको चेक करें किस रीजन में, तो ये क्रिटिकल वैल्यू थी 40.256 और ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स का सैंपल का स्टैटिस्टिक्स वैल्यू निकाली, ये जो इसके राइट पर है तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में होगी। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे जो ऑब्जर्व्ड सैंपल वेरिएंस है इज नॉट सिग्निफिकेंटली बिलो 2, तो वो लेस देन 2 नहीं है, तो सॉरी टेलीस्कोप शुड नॉट बी सोल्ड, टेलीस्कोप को भी सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसी वक्त सेल करता है जब वो लेस देन 2 होता है। ये हमारा जो है कंक्लूजन है। इसी तरह ये 1143 आप कर ले, 1144, 1146, तो ये समझ गए आप कि जो हाइपोथेसिस टेस्ट हम कर रहे हैं क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसमें हमें एक तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके एक पॉपुलेशन वेरिएंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला है, और इसी तरह काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके एक पॉपुलेशन के बारे में जो हाइपोथेसिस टेस्ट है वो हमने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी खत्म हो गई है। अब ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लीजिएगा। अब आ जाइए, अब हम करते हैं इन्फ्रेंसेस अबाउट 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस। तो हमें पता है अगर 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस के बारे में इन्फ्रेंसेस करने हो तो 2 पॉपुलेशन वेरिएंस के जो डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज देख रहे हैं। तो F distribution is used for inferences about 2 population variances। तो अब थोड़ा सा हम F distribution को स्टडी कर लेते हैं। तो F distribution आपके पास क्या होती है, तो F distribution is defined as the ratio of variances of 2 population। अगर 2 population है आपके पास, उनके variances sigma 1 square और sigma 2 square की अगर आप ratios फॉर्म करें, तो ये जो ratios है इसकी जो distribution होती है वो F distribution होती है। तो अब आपको पता है कि कोई एक सिंगल आपके पास वेरिएंस है, कोई एक सिंगल, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास क्या है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर है, तो अब केस के अंदर आप 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस के वेरिएंसेस की रेशियो लेने में हर एक की डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर है। तो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह भी डिफाइन करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ 2 काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो है, क्योंकि ये 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस की रेशियो है और हर पॉपुलेशन वेरिएंस की जो है एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इस तरह ऊपर भी एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, नीचे भी एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ 2 काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं। तो अब क्योंकि इसमें 2 आपके पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है और हर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसका एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो है 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो ये इसमें फर्क है, इससे पहले आपको सिर्फ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से वास्ता पड़ा था। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक तो न्यूमरेटर के लिए 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर, ऊपर वाले जो वेरिएंस है उसके लिए, और एक सेकंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है फॉर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग होगी, डिनोमिनेटर की अलग होगी। तो अब इसके नोटेशन का D1 से हम शो करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर, D1 कह लें या DN कह लें, N फॉर न्यूमरेटर। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर D1 या DN है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर D2 या DD है। तो जब हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं तो उसमें हम पहले जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर बताते हैं, ऊपर वाले रेशियो में जो ऊपर वाला वेरिएंस है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले बताते हैं और डिनोमिनेटर की बाद में बताते हैं। तो इस तरीके से बताते हैं। तो इस तरह लिखते हैं। बार बार न्यूमरेटर के लिए n और डिनोमिनेटर के लिए d भी यूज करते हैं। तो n फॉर न्यूमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर। तो अब जैसे अब जो शेप है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वो मैंने आपको दिखाई है, ये मुख्तलिफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए। तो जैसे यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर की 25 है और डिनोमिनेटर की 25 है, तो ये इसकी शेप है। इस तरह ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको, ये जो आपको मैंने शेप दिखाई है डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है और डिनोमिनेटर की 1 है। पहले न्यूमरेटर बताते हैं फिर डिनोमिनेटर की, तो इस पर पेयर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो ये डिफरेंट शेप मैंने आपको दिखाई है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, और मैं आपको शेप मतलब दिखाता हूँ। अब जैसे ये DF1 का मतलब है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर, बाद में DF1 और DF2 से भी दिखाते हैं। तो ये जो रेड वाली है आपके पास, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो ये शुरू की जो आपके पास है इसको छोड़ दें अगर आप, और इसमें जो है आमतौर पे जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है ये राइट स्क्यूड होती है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। ये एक और डायग्राम आपने दिखाई है, इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर की 1 वाली दिखाई, 2 वाली रेड से मुख्तलिफ कलर में दिखाई है। तो अगर आप मतलब शुरू की इनिशियल वैल्यूज को अगर आप छोड़ दें अपार्ट फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है वो राइट स्क्यूड है। ये इसकी जनरल शेप है, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही की तरह है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, ये राइट स्क्यूड है, इसकी राइट टेल जो है वो लंबी होती है। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर नेगेटिव, और ये कभी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव क्यों नहीं होती? क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ 2 वेरिएंसेस, यानी 2 स्क्वायर्स। दोनों वेरिएंसेस जो है आपके पास वो हमेशा पॉजिटिव होंगे।
तो सिग्मा 1 स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, सिग्मा 2 स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो इट इज नेवर नेगेटिव। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ये भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक वेरिएंस के लिए होती है, ये दो वेरिएंसेस की रेशियो के लिए। तो इसकी शेप भी जो है राइट स्क्यूड है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है और इसकी राइट टेल लंबी होती है, तो ये इसकी जनरल शेप दिखाई है। तो ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में बता दिया। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल आते हैं, उसको पढ़ते किस तरह है। तो हाउ टू रीड एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें जो हमें तीन चीजें चाहिए, एक तो दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए, एक तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर की और एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें डिनोमिनेटर की चाहिए, और एक एरिया इन राइट टेल चाहिए, ARTA एरिया इन राइट टेल। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें तीन चीजें चाहिए होती है, न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, डिनोमिनेटर क्या, एरिया इन राइट टेल। अब जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ना है और उसमें डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 है, डिनोमिनेटर की 14 है और एरिया इन राइट टिल 0.05 है। तो ये इसका टेबल मैं आपको भेज दूंगा या वेबसाइट पर, अगर आपने डाउनलोड किया होगा वेबसाइट पर मौजूद है। तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिखाएगा। तो जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, तो देखिए इसमें ये राइट हैंड साइड पर एरिया दिया हुआ 0.05 और इसमें जो है दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दी हुई है, एक ऊपर दी हुई है आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर और एक लेफ्ट हैंड साइड पर दी हुई है आपको डिग्रीज फॉर फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो राइट हैंड साइड पर राइट टेल में एरिया होना चाहिए 0.05, तो ये है 0.05। न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की 14। तो हम इस पोर्शन पे आते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर 9 है आपके पास, 9 के कॉलम में आ जाए आप। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिग्रीज फॉर फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर इसमें 14 चाहिए, तो इसके अंदर ये 14, तो ये 14 और यहाँ पे 9। तो इस कॉलम में अगर आप आए और इस 14 वाली रो में आप जाएं, तो देखें ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2.65 पर। ठीक है ना, तो ये मैंने जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो है ये टेबल से मैंने ये वैल्यू पढ़ ली है। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 9 हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 14 हो और उसके एरिया टू द राइट हैंड साइड जो है 0.05 हो, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 2.65। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं ताकि आप इसको और अच्छी तरह पढ़ना समझ लिए। इसमें तीन चीजें चाहिए आपको। अब जैसे ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू पढ़नी है, इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 24 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 8 है और एरिया टू दी जो राइट है आपके पास वो 0.01 है, 0.05 नहीं, ये 0.01 है। तो अब ये जो मेरे पास पेज है, इसमें क्योंकि एरिया आपको दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे 0.05, तो मैं इस पेज से तो नहीं पढ़ सकता, दूसरे पेज पे चले जाए। ये दूसरा पेज है आपके पास, तो ये आपके पास दूसरा पेज है। तो इसमें देखें एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके राइट हैंड साइड पर एरिया दिया हुआ 0.01, ये ऊपर लिखा हुआ 0.01 ऑफ एरिया टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसमें हमने इस यहाँ से पढ़ना है, तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है आपको, 24 और 8। तो आप इस पोर्शन में आए, राइट हैंड साइड पर जो एरिया है आपके पास 0.01 है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 24 है, तो इसमें 24 पे जाए, ये रही 24। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर ये 24 के कॉलम में आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर है, तो ये इसके अंदर 1 2 3 4 इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी थी, 8। तो यहाँ पे 24 के कॉलम में और यहाँ पे 8 के कॉलम में आया, तो देखें इसके इंटरसेक्शन पे वैल्यू क्या लिखी हुई है, 5.28। तो ये हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से ये वैल्यू पढ़ ली है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई 5.28। तो आप समझ गए एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल पढ़ना सीख गए आप, कोई मसला तो नहीं है इसमें, सही है। तो याद रखें इसमें सिर्फ राइट हैंड साइड पर सिर्फ दो एरियाज आपको गिवन है। एक तो राइट हैंड साइड पर आपके पास एरिया जो है राइट टेल में 0.05 हो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के, या 0.01 हो, सिर्फ ये दो एरियाज जो है ये आपको दिए हुए। तो यहां से फिर आप इन दो पेजेस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम तलाश करके उसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए, अब इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें जैसे एफ डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हैं जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम d है और एरिया इन द राइट हैंड टेल वो अल्फा है, तो दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल में एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करा, d और n को स्विच कर दिया। पहले स्विच किया, यानी n की जगह d आ गया और d की जगह n आ गया, और अल्फा की जगह इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हम राइट हैंड साइड पर एरिया यूज कर रहे हैं। तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये दे विल बी इक्वल, तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कह लें। तो पहले यानी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, पहले तो रेसिप्रोकल r, फिर आपके पास से स्विच s, फिर आपके पास से कॉम्प्लीमेंट c, r s c, यानी
एफ एट एन डी अल्फा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एन हो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ लें, उसमें पहले डिग्री जो पहली वैल्यू होती है वो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है न्यूमरेटर की। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लें, उसमें पहली वैल्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एन है, दूसरी वैल्यू डिग्रीज ऑफ डिनोमिनेटर की डी है, और एरिया इन द राइट हैंड टेल वो अल्फा है। तो डेट इज इक्वल टू टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ले ले 1/1/1 एफ, फिर स्विच कर दे एन और डी को, डी की जगह एन और एन की जगह डी और एन, और फिर देन टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो ये जो वैल्यूज हैं ये बराबर होंगी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आरएससी, रेसिप्रोकल स्विच एंड कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे इसके एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, आपके पास है 12, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 12 है, 20 डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 20 है, और जो एरिया टू द राइट है आपके पास वो 0.99 है। तो अब यहाँ पे एरिया टू द राइट 0.99 है। तो आप देखें जो आपको टेबल दिया हुआ है, तो टेबल में तो राइट हैंड साइड पर एरिया 0.99 नहीं दिया हुआ आपको, एक तो दिया हुआ 0.05 और एक आपको दिया हुआ है 0.01। तो इसमें ये एरिया नहीं है। तो जब ये एरिया नहीं होगा ना, तो फिर आप ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम जो है ये जो एरिया टू दी राइट है 0.99, नॉट इन एफ टेबल, ये आपके एफ टेबल में नहीं है। तो अब क्या करें, अब ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करें। तो ये 12 20.99 दैट इज इक्वल टू टेक रेसिप्रोकल 1/, स्विच दीज टू वैल्यूज, 12 और 20 की जगह 20 और 12 आ गया, और टेक रेसिप्रोकल ऑफ 0.99 यानी 1 माइनस 0.99। तो ये क्या बन गया 20, 12 और 0.01। अब एरिया टू दी राइट जो है 0.01 है, और ये हमारे टेबल में है। तो अब ये वैल्यू जो है मैं टेबल से पढ़ लेता हूँ, यानी अब टेबल से मुझे कौन सी वैल्यू पढ़नी फ्रॉम एफ टेबल। मैं जाता हूँ एफ टेबल में, जिसके राइट हैंड टेल में एरिया 0.01 हो, डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर, याद रखें जो पहले नंबर होता है वो डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर होता है। तो डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर 20 है और डिग्रीज ऑफ डिनोमिनेटर 12 है, 20 12.01। तो ये मैं जा रहा हूँ 20 12.01, ये 0.01 राइट हैंड साइड पर एरिया ये इसमें आ गया। डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर है 20, ये 20 के कॉलम में आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास है डिग्रीज ऑफ डिनोमिनेटर, वो आपके पास है 12, ये 12। तो ये 12 की रो में आप जाएं और 20 के कॉलम में आप आए, 12 और 20 के कॉलम में ये वैल्यू 3.86। तो ये जो है टेबल से ये मैंने वैल्यू पढ़ ली 3.86, तो इसकी जगह मैंने 3.86 रखा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया 0.26 आ गया। तो ये इस गिवन एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 थी, डिनोमिनेटर की 18 थी, और उसके राइट हैंड साइड पर एरिया 0.99 है। बात समझ में आ रही है? तो अगर राइट हैंड साइड पर एरिया आपके एफ टेबल में नहीं होगा, तो आप ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करके जो है उसको टेबल से पढ़ सकते हैं। तो अब आ जाइए, यहां तक बात क्लियर है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए, उसकी प्रॉपर्टी आप समझ गए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना सीख गए, इसमें 3 चीजें चाहिए। इसमें आपके पास जो है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और एरिया टू द राइट टेल है। सही है, समझ गया? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाए, अब जो है मुझे क्योंकि 2 पॉपुलेशन वेरिएशंस के बारे में मेरी प्रॉब्लम है, तो अब मैं उसका हाइपोथेसिस टेस्ट करता हूँ। हाइपोथेसिस, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज है, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज है कि हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस। दो, अगर एक पॉपुलेशन वेरिएंस का हाइपोथेसिस टेस्ट हो, वो हम काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। अब 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस का टेस्ट है, तो उसके लिए हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो अब इसके स्टेप बताता हूँ। स्टेप 1 क्या, वो ये आप स्टेट नल हाइपोथेसिस बताएं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताएं, और सिग्निफिकेंस लेवल बताएं। तो अब जैसे आपके पास नल हाइपोथेसिस तो ये होगा कि 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो अगर 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल है, और क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम रेशो लेते हैं, डिफरेंस नहीं लेते, तो हम रेशो लेंगे। तो अगर 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल है, तो उसका मतलब ये कि उनकी रेशो जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 1। सही है? तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल टू 1। इसका मतलब यही है कि 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास क्या होगा, ये 3 तरह के बना सकते हैं आपके 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, या रेशियो की फॉर्म में दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो है 2 टेल टेस्ट होगा। इसमें जो रिजेक्शन रीजन होगा वो दोनों टेल में होगा, और अल्फा जो होगा वो दोनों टेल में इक्वली डिवाइड होगा। अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो 2 टेल टेस्ट है, नॉट इक्वल टू की फॉर्म में। और अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस फॉर्म में है कि जो सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, या रेशियो की फॉर्म में सिग्मा 1 स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो ये आपके पास जो है ग्रेटर देन की फॉर्म में, तो फिर ये राइट टेल टेस्ट होगा, आपका सारा रिजेक्शन रीजन या अल्फा राइट टेल में होगा। और अगर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है इस फॉर्म में है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये जो रेशियो है इसका मतलब ये लेस देन 1 है, क्योंकि ऊपर वाला ये वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर की वैल्यू से, तो ये रेशियो लेस देन 1 है, एक ही बात है।
तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, सारा रिजेक्शन रीजन ये अल्फा जो होगा लेफ्ट टेल में होगा। ये तो स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 में जो है आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि दो पॉपुलेशन की जो वेरिएंसेस की रेशियो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एफ होती है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, फिर आप इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे फ्रॉम एफ टेबल। तो इसके लिए आपको जो डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर चाहिए होगी, तो जो डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर है यानी जो सिग्मा 1 स्क्वायर है, इसके लिए जो आपने सैंपल साइज लिया होगा n1 होगा। तो जो न्यूमरेटर है आपके पास उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 -1 होगी, डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n2 -1 होगी। तो आप क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, एफ के टेबल में जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम dn आपको पता होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर dn पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर dd पता है, एरिया टू द राइट पता है, तो आप एफ के टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो आप स्टेप 3 करेंगे, अब यहाँ पे जो आप सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है आपके पास, ये जो आपके पास सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स क्या आपके पास के जो पॉपुलेशन आपके पास है, इनके वेरिएंसेस की जो रेशियो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एफ होती है। अब आप पॉपुलेशन के वेरिएंसेस हमें नहीं मालूम, उसकी जगह हमने पॉपुलेशन के सैंपल्स लिए हैं, उन सैंपल से हमने सैंपल वेरिएंसेस निकाले। तो हम सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह सैंपल वेरिएंसेस को यूज करके इसे एस्टिमेट करेंगे। तो जो पहली पॉपुलेशन है उसका जो सैंपल वेरिएंस है S1 स्क्वायर, और जो दूसरी पॉपुलेशन है उसका जो सैंपल वेरिएंस है S2 स्क्वायर, इनकी जो रेशियो है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये सैंपल के डेटा से, सैंपल के वेरिएंसेस से हम ये सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर लेंगे। एफ ये है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। फिर स्टेप 4 में देखेंगे इसकी लोकेशन क्या है। जो स्टेप 3 में हमने सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया है, इसकी लोकेशन अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन में होगा तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, रिजेक्शन रीजन में होगा तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा इसका टेस्ट है, वो 5 स्टेप्स है। अब इसकी मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूँ तो उसमें आप समझ जाएंगे। एक्सरसाइज 11.6 11.9 है। तो एक क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर फॉर एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इज कंसर्न्ड विद यूनिफॉर्मिटी इन द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन कार्स coming off the assembly line. So if one assembly line has significantly more variability in the number of defects, तो वो किस में इंटरेस्टेड है, वेरिएबिलिटी इन द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी वेरिएंस में जो है वो इंटरेस्टेड है। तो अगर एक असेंबली लाइन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी तो देन चेंजेस हैव टू बी मेड, तो फिर उसको असेंबली लाइन के प्रोसेस में चेंज करनी होगी। तो द सुपरवाइजर हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। तो ये फॉलोइंग डेटा उसने जो है कलेक्ट किया है। ये आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं दो असेंबली लाइन से। तो ये दो पॉपुलेशन है, असेंबली लाइन ए की पॉपुलेशन अलग है, असेंबली लाइन बी की पॉपुलेशन अलग है। इसका मीन दिया हुआ आपको। तो अब इसमें सैंपल साइज दिया हुआ है। असेंबली लाइन ए का सैंपल साइज NA20 है, असेंबली लाइन बी का सैंपल साइज NB16 है। फिर असेंबली लाइन ए का जो सैंपल वेरिएंस है आपके पास SA स्क्वायर वो 9 है, असेंबली लाइन बी का सैंपल वेरिएंस जो है वो SB स्क्वायर 25 है, और ये सैंपल मीन दिया हुआ है XA बार और XB बार। तो ये सारा डेटा हमें इससे दिया हुआ है, तो हमें ये वैल्यूज पता चल गई। तो ये दो पॉपुलेशन है आपके पास, दो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस आपके पास। अब वो क्या चेक करना चाहता है, वो ये चेक करना चाहता है, वो किस में इंटरेस्टेड है कि इफ वन असेंबली लाइन हैज सिग्निफिकेंटली मोर वेरिएबिलिटी इन द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी एक असेंबली लाइन की जो वेरिएबिलिटी है दूसरे से ज्यादा होने, किसकी, यानी बी की वेरिएबिलिटी जो है वो ए से ज्यादा हो। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास वो क्या है कि दोनों की वेरिएबिलिटी यानी दोनों असेंबली लाइन के जो वेरिएंसेस है दे आर इक्वल, यानी सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर, या इनकी जो रेशियोज है दैट इज इक्वल टू 1। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि असेंबली लाइन बी की जो वेरिएबिलिटी है इज ग्रेटर देन असेंबली लाइन ए, या सिग्मा ए स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा बी स्क्वायर। सिग्मा बी स्क्वायर के लिहाज से होगा सिग्मा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा ए स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हम सिग्मा स्क्वायर को जो है पहले ले रहे, तो सिग्मा ए स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा बी स्क्वायर, या इनकी जो रेशियो है वो लेस देन 1 है। तो सिग्मा ए स्क्वायर के लिहाज से क्योंकि लेस देन है तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है आपके पास। इसमें जो आपका रिजेक्शन रीजन होगा वो सारा लेफ्ट टेल में होगा, अल्फा जो होगा वो सारा लेफ्ट टेल में होगा, अल्फा आपको दिया हुआ 0.05। तो आपने ये टेस्ट करना है 8.05 सिग्निफिकेंस लेवल। तो ये स्टेप 1 हो गया, आपने नल हाइपोथेसिस बता दिया। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये था कि असेंबली लाइन बी में वेरिएबिलिटी असेंबली लाइन ए से ज्यादा हो, तो उस हिसाब से आपने लेफ्ट टेल टेस्ट बना लिया। अब आ जाइए स्टेप 2। अब क्योंकि दो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस इन्वॉल्व है तो हमें पता उनकी रेशियो की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एफ होती है। तो यहाँ पर जो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो यूज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये राइट स्क्यूड है आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट टेल इसकी राइट टेल ज्यादा लॉन्ग है। तो इसमें जो आपके पास क्रिटिकल जो रिजेक्शन रीजन है सारा लेफ्ट टेल में, उसका एरिया अल्फा के बराबर है, और ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, इसका एरिया 95% है। तो अब आपने ये क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। तो अब क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए फाइंड क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम एफ टेबल। एफ टेबल से हम क्रिटिकल वैल्यू पढ़ेंगे। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है n1 -1, यहाँ पे n1 क्या था Na, जो आपके पास पहला आपके पास सैंपल है वो Na है, तो ये n1 कह ले, n1 n2 Na n2,
ये आपको गिवन है, तो n है आपके पास 20 है, तो 20 माइनस 1 तो ये डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, dd है आपके पास nb माइनस 1 या n2 माइनस 1 तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 16 माइनस 1 15 है। ये आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स पता चल गई दोनों। फिर एरिया टू दी राइट, तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू है इसके राइट हैंड साइड पर जो एरिया, याद रखें ये लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया, ये आपको नहीं चाहिए क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमें राइट हैंड साइड पर एरिया चाहिए, गिवन होता है। तो राइट हैंड साइड पर एरिया किसके बराबर है, एक्सेप्टेंस रीजन के बराबर है 0.95। तो ये मेरे पास जो है एरिया टू द राइट है 0.95। तो ये मुझे एफ डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू पढ़नी है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर 19 है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर 15 है और एरिया टू द राइट है 0.95। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में ये एरिया मुझे नहीं दिया हुआ 0.95, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करता हूं। टेक रेसिप्रोकल, स्विच दीज टू वैल्यूज एंड फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू, जो ऊपर प्रॉपर्टी बताई है। तो इसका रेसिप्रोकल लिया 1/f, इन दोनों को स्विच कर दिया, 19 और 15 है तो ये 15 19 बना दिया और 0.95 का कॉम्प्लीमेंट ले लिया 1 माइनस 0.95। तो इसको सॉल्व किया। अब हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालनी है जिसमें डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर 15 हो, डिग्रीज ऑफ डिनोमिनेटर 19 और एरिया टू दी राइट हैंड साइड जो है 0.05 हो। तो 0.05 वाले पोर्शन में जाए 15 और 19, तो 0.05 वाले पोर्शन में हम जा रहे हैं। डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर आपके पास 15 है और डिग्रीज ऑफ डिनोमिनेटर जो है आपके पास वो 19 है। तो ये आपके पास ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। 0.05 वाला पोर्शन ये एरिया टू द राइट हैंड साइड एफ डिस्ट्रीब्यूशन के 0.05 है, 15 एंड 19। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर ये 15 के कॉलम में आए, लेफ्ट हैंड साइड पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर है, इसमें हम आए 19, तो ये 19 है, ये 19 की रो में जाए, 15 के कॉलम में आए, 15 और 19, तो ये वैल्यू आपको लिखी हुई है 2.23, ये आ गई 2.23। तो इसको मैंने एफ डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ लिया, तो अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये 2.23, तो 1/2.23, तो ये आ गया 0.45। तो ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू आ गई, तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई 0.45। तो ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 में हमने नल हाइपोथेसिस बता दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बता दिया, अल्फा बता दिया। सेकंड स्टेप में हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करी, तो लेफ्ट टेल टेस्ट से सारा रिजेक्शन रीजन, लेफ्ट टेल में अब क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है एफ टेबल से, तो हमने डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर dn, डिग्रीज ऑफ डिनोमिनेटर dd निकाली, n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 से एरिया टू द राइट निकाला 0.95। ये टेबल में नहीं है तो हमने ये रेसिप्रोकल स्विच और कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी यूज करी और उससे हमने टेबल से वैल्यू निकाली 2.23, तो 1/2.23 क्रिटिकल वैल्यू हो गया। अब स्टेप थर्ड है, इसमें जो एफ स्टैटिस्टिक्स है ये हम सैंपल वेरिएंस से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट दिस सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये जो सैंपल वेरिएंसेस है इसकी रेशो के बराबर है SA² तो ये आपको वेरिएंसेस गिवन थे 9/25, तो ये एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, एफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ गई 0.36। अब इसे चेक करें इसकी लोकेशन क्या है, तो क्रिटिकल वैल्यू 0.45। तो अब स्टेप 4 में ये हमने दिखाया ये chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है और ये क्रिटिकल वैल्यू थी 0.45 और ये जो सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स है 0.36, तो जहां पे 0.45 के लेफ्ट पर होगा, ये उससे छोटा है तो ये रिजेक्शन रीजन में। तो एज दिस सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज कैलकुलेटेड इन थर्ड स्टेप इज इन रिजेक्शन रीजन, सो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है वी कंक्लूड करते हैं जो असेंबली लाइन बी does have significantly more variability in the number of defects, so some changes have to be made। तो ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि आपके पास क्या था कि जो वेरिएबिलिटी इन असेंबली लाइन बी है यानी सिग्मा बी स्क्वायर दैट इज ग्रेटर, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन सिग्मा ए स्क्वायर। तो दोनों असेंबली लाइन में वेरिएबिलिटी है, तो उसका मतलब है हमने असेंबली लाइन जो है वो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया है। तो अब इसमें जो है आपके पास जो अब एक और मैं इसमें जो आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तो ये जो है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर हाँ ये तो हम कर चुके हैं अभी। अब और तो ये आपका लेफ्ट टेल टेस्ट था, तो आपके पास अगर हाइपोथेसिस टेस्ट हो अबाउट 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस, तो वो राइट टेल हो सकता है, 2 टेल हो सकता है, लेफ्ट टेल हो सकता है। तो अब इसमें अब एक क्वेश्चन जो है और हम करते हैं। अच्छा, अब यही जो क्वेश्चन है, यही जो क्वेश्चन है इसको मैं एक और मेथड से करवा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को, यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें मैंने क्या किया था, मैंने लेफ्ट टेल यूज किया। अब अगर आप सिग्मा ए और सिग्मा बी का रोल चेंज कर दें तो आप राइट टेल टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट टेल टेस्ट को राइट टेल टेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को यूजिंग राइट टेल टेस्ट। ऊपर मैंने करवाया था लेफ्ट टेल टेस्ट, तो अब इसमें मैंने क्या किया, ए और बी का रोल चेंज कर दिया। तो अब इसमें
तो कन्वर्ट लेफ्ट टेल टेस्ट इनटू राइट टेल टेस्ट बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, ऑर्डर चेंज कर दे। तो अब अगर मैं अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये लूं कि सिग्मा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा ए स्क्वायर, ऊपर मैंने लिया था सिग्मा ए स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा बी स्क्वायर, फिर तो वो लेफ्ट टेल टेस्ट था। अब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, यानी सिग्मा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा ए स्क्वायर, या सिग्मा बी स्क्वायर और सिग्मा ए स्क्वायर की रेशियो ग्रेटर देन 1 है। तो अब ये मेरे पास जो फॉर्म है ग्रेटर देन की, तो ये राइट टेल टेस्ट है। अब इसमें जो रिजेक्शन रीजन होगा वो सारे का सारा राइट टेल में होगा, अल्फा सारे का सारा राइट टेल में होगा। तो अब इसमें जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अब देखा अब इसमें राइट टेल टेस्ट बन गया। अब ये राइट टेल में रिजेक्शन रीजन है। अब ये क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें वही डीएन निकालना है, वो 15 है, डीडी निकालना है 19 है, और एरिया टू दी राइट जो है वो 0.05 है। और क्योंकि ये टेबल में आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है जो आपने ऊपर यूज करी। ऊपर देखिए जब हमने लेफ्ट टेल टेस्ट यूज किया था, तो उसमें जब हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी थी तो वहां पे हमें एरिया मिल रहा था 0.95, एरिया टू दी राइट 0.95। अब ये हमारे टेबल में नहीं था, तो इसलिए पहले हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करी ताकि ये एरिया 0.05 मुझे टेबल से मिल जाए। अब अगर इसको मैं राइट टेल टेस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मुझे ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब राइट टेल में जो एरिया है 0.05 वो मेरे टेबल में है। तो मैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाऊंगा, डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर 15 है, डिग्रीज ऑफ डिनोमिनेटर 19 है, एरिया टू द राइट 0.05 में ये वैल्यू पढ़ लूंगा 2.23, ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं सैंपल का स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करूंगा। याद रखें अब आपने एस बी स्क्वायर को ऊपर रखा है, एस ए स्क्वायर को नीचे रखा है, क्योंकि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। आपने कहा है कि सिग्मा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा ए स्क्वायर, या ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है। ये राइट टेल टेस्ट बनाया। पहले लेफ्ट टेल टेस्ट था तो उसमें एस ए स्क्वायर ऊपर था और एस बी स्क्वायर नीचे था। अब ऑर्डर चेंज हो गया। तो आप सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स निकालें, एस बी स्क्वायर 25 और ये 9 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हो गई 2.778। तो क्रिटिकल वैल्यू थी 2.23। तो अब देखें ये जो वैल्यू है 2.778 दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। तो इसका मतलब अब ये जो आपकी वैल्यू होगी उसी तरह रिजेक्शन रीजन में होगी, तो वही आपका रिजल्ट पे कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप लेफ्ट टेल टेस्ट यूज करें राइट टेल टेस्ट। आपकी एफ स्टैटिस्टिक्स जो है रिजेक्शन रीजन में है, तो आप अल्टरनेट आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें, यानी वही चीज आप कंक्लूड कर रहे हैं कि असेंबली लाइन बी हैज मोर वेरिएंस देन असेंबली लाइन ए। तो जो वेरिएबिलिटी है वो सिग्निफिकेंट है। सही है। तो ये दोनों मेथड से करवाया। अब ये आपके ऊपर है, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर एरिया आपको जो है वो गिवन नहीं है टेबल में, तो आप टेस्ट अगर राइट टेल या लेफ्ट टेल कर दें तो वो एरिया आपको टेबल से मिल सकता है। ठीक है। अब आ जाए 11, आपके पास 10 है। तो इसमें है टेक जीन इनकॉर्पोरेशन जो है इज कंसर्न अबाउट वेरिएबिलिटी। इसमें भी वेरिएबिलिटी के बारे में कंसर्न है, यानी वेरिएंस के बारे में कंसर्न है। अबाउट वेरिएबिलिटी इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट कल्चर्स। तो इफ द कल्चर्स हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट वेरिएबिलिटी, इसमें ये नहीं बोल रहा कि किसी की मोर हो या लेस हो, डिफरेंट वेरिएबिलिटी मतलब वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो नॉट इक्वल टू की फॉर्म में होगा। तो अगर कल्चर्स हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट वेरिएबिलिटी इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस, तो देन एक्सपेरिमेंट्स आर मेस्ड अप। तो आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो मेस अप है एंड सम स्ट्रेंज थिंग्स गेट प्रोड्यूस। तो उसके नतीजे में आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है, किसी भी तरह का कोई नया खतरनाक वायरस प्रोड्यूस हो सकता है, कोई स्ट्रेंज थिंग जो है प्रोड्यूस हो सकती है। ये लैब है आपके पास टेकजेन, जहाँ पे ये वायरसेस वगैरह आप बैक्टीरिया के प्रोड्यूस करते हैं। तो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी गेट्स अंडरस्टैंडेबली एनेक्शियस व्हेन द साइंटिस्ट प्रोड्यूस स्ट्रेंज थिंग्स। तो साबित है अगर आपके जो मैसअप हो जाए चीज, उसके नतीजे में कोई भी स्ट्रेंज थिंग्स प्रोड्यूस हो, तो आपको नहीं पता वो कितनी खतरनाक होगी। तो साबित है मैनेजमेंट के लिए वो चीज जो है एनेक्शियस होगी, वो एंजाइटी का बाइस होगी उनके लिए। तो ये फॉलोइंग डेटा आप उन्होंने कलेक्ट किया है नंबर ऑफ बैक्टीरिया से। 2 टाइप के कल्चर है, कल्चर टाइप ए है, ये पॉपुलेशन ए है, कल्चर टाइप बी है, पॉपुलेशन बी है। तो अब इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन थाउजेंड्स आपको दिए हुए। कल्चर टाइप ए में 91,000, 89,000, ये एक सैंपल ले लिया। आप इसको काउंट कर लेंगे तो दोनों सैंपल साइजेस 11 है, 11 वैल्यूज है। तो अब इसमें आपने सैंपल वेरिएंसेस निकालने। तो सैंपल वेरिएंसेस आप किस तरह निकाल सकते हैं, आपको पहले से कल्चर टाइप ए है, ये इसमें एक्स की वैल्यूज आपको दी हुई है, एक्स ए 91, 89, 83 ये थाउजेंड्स में। तो और फिर आपने इसका स्क्वायर करके टेबल बना लिया, फिर इसका सम ले लिया। तो ये आपने शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लिया वेरिएंस निकालने का, n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ये आपने दोनों कल्चर्स के लिए टेबल्स बना लिए, x और x स्क्वायर, x और x स्क्वायर के, और उनका सम आपने निकाल लिया।
फिर इस फॉर्मूले से आपने ऐसे स्क्वायर निकाल लिया कल्चर ए का सैंपल वेरिएंस और कल्चर बी का सैंपल वेरिएंस, ये आपका पार्ट ए हो गया। इस सैंपल से आपने सैंपल साइजेस पता है, आप सैंपल वेरिएंसेस निकाले। तो स्टेट एक्सप्लिसिट नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड देन टेस्ट एट द 0.02 सिग्निफिकेंस लेवल। टेस्ट क्या करना है कि क्या वेरिएबिलिटी डिफरेंट है या नहीं। तो अब स्टेप 1 है, हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं कि दोनों कल्चर का वेरिएंसेस इक्वल है या इनकी रेशियो इक्वल इज इक्वल टू 1 है, और इसमें इंटरेस्टेड है कि डिफरेंट है या नहीं। तो डिफरेंट का मतलब है नॉट इक्वल टू। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि सिग्मा बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर, या सिग्मा ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर, इनकी रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये टू टेल टेस्ट है, इसमें रिजेक्शन रीजन जो होगा वो दोनों टेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अल्फा 0.02 उसका हाफ 0.01 होगा, तो दोनों टेल में उसका हाफ हाफ होगा 0.01 0.01। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे। दो पॉपुलेशन की वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये राइट स्क्यूड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डायग्राम बनाई। रिजेक्शन रीजन जो है दोनों टेल में है, अल्फा का हाफ हाफ उसका एरिया है। ये दो रिजेक्शन रीजन है, राइट टेल में लेफ्ट टेल में, बीच में एक्सेप्टेंस रीजन है, उसका एरिया 0.98 है। अब ये दो क्रिटिकल वैल्यूज आपने निकालनी है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए उसका टेबल यूज करेंगे। तो अब इसमें तीन चीजें पता होना चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 -1 11 -1 10 है। डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम dd n2 -1 11 -1 ये भी 10 है। तो अब ये इसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, दो क्रिटिकल वैल्यू अपर टेल में लोअर टेल में। तो एफ अपर एफ यू, dn आपको दिया हुआ 10, dd भी आपको दिया हुआ 10, और देखें इसके राइट हैंड साइड पर एरिया कितना 0.01। अब ये आपको टेबल में दिया हुआ एरिया टू द राइट 0.01। तो आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाए, वहां से आप इसको पढ़ लेंगे, आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई 4.85। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन की लोअर वैल्यू, लोअर क्रिटिकल वैल्यू, तो इसमें dn है 10, dd है 10। अब इसके राइट पर जो एरिया है वो किसके बराबर है 0.98 प्लस 0.01, 0.98 0.01 ये हो गया 0.99। अब ये जो एरिया है ये एफ के टेबल में नहीं है, तो अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। टेक रेसिप्रोकल स्विच, 10 और 10 को स्विच करेंगे तो 10 और 10 रहेगा, और 0.99 का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये आपके पास बन गया एफ पढ़े 10 10.01 पर। अब क्योंकि 0.01 टेबल में है तो इसको मैंने एफ टेबल से पढ़ लिया, वैल्यू आ गई 4.85। तो 1/4.85 0.21 आ गया। तो लोअर क्रिटिकल वैल्यू एफ एल आ गई 0.21, अपर क्रिटिकल वैल्यू एफ बी आ गई 4.85। याद रखें क्रिटिकल वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब आप सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर ले। तो एफ स्टैटिस्टिक्स से एस ए स्क्वायर अपॉन एस पी स्क्वायर, ये सैंपल वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट किए थे, उससे वैल्यू आ गई 0.6। अब देखिए ये आपके पास जो सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स है ये कहां पर लाई करता है। तो देखिए 0.21 लोअर क्रिटिकल वैल्यू थी, 4.85 अपर क्रिटिकल वैल्यू है, और जो है थर्ड स्टेप में आपने एफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स निकाला 0.6। ये कहां पर है, ये 0.21 और 4.85 के बीच में कहीं पर है। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में, ये एरो से दिखा दिया बीच में कहीं है, इज ग्रेटर देन 0.21 एंड लेस देन 4.85। तो एज दिस, अब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं स्टेप 5 में। तो एज दिस सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं करते। So we conclude that there is no significant difference in variability in the number of bacteria produced by different cultures A and B. So management does not have to worry about strange things happening in the laboratory. तो वेरिएबिलिटी जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट को इस बात पर परेशान नहीं होनी चाहिए कि कोई स्ट्रेंज थिंग जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटिंग खत्म करो, फिर मैं दूसरी मीटिंग शुरू करूंगा। ओके सर।